गुड इवनिंग एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका प्रजापति। आज से हम अपना शल्य तंत्र का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टार्टिंग के 2-3 डेमो लेक्चर्स हम लेते हैं ताकि आप लोगों को ख्याल आए मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, नोट्स कैसा है। ओके, तो ये जो हमारी शल्य तंत्र की लाइव क्लास की बैच होगी उसमें हम जो हमारे सिलेबस है उसके सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स, मैं आपको मेरी एप्लीकेशन जो कि है सुकृत क्लासेस एप्लीकेशन, उसमें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी इन सॉफ्ट कॉपी। ऑल्सो मेरी जो एप्लीकेशन है सुकृत क्लासेस एप्लीकेशन, उसमें जो भी लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे उन सभी का वीडियो प्लस ऑडियो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही स्क्रीन वैसे ही ऑडियो के साथ वीडियो के साथ आप मेरी एप्लीकेशन में देख सकते हो। प्लस उसमें ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक आपके घर पे वाईफाई है बट आप कहीं लाइब्रेरी में रीडिंग के लिए जा रहे हो, वहां पर नेट यूज करना पड़ रहा है, तो आप घर पे वाईफाई से क्या कर सकते हो, वो जो वीडियो लेक्चर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। देन किसी जगह पर हो जहां पर नेट का इशू है वहां पर आप ऑफलाइन मोड से लेक्चर्स देख सकते हो, एक वो ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा, लाइक आपने लाइव लेक्चर अटेंड किया है बट आपको रिवीजन करना है तो आप उस लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, वो एक ऑप्शन है। तो इस तरह से मेरे एप्लीकेशन में आपको ये सब ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। जो भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, सभी रिकॉर्ड होंगे। ये जो डेमो लेक्चर्स है वो मैं यहाँ पर जूम मीटिंग से ले रही हूँ। जैसे ही हम अपना डेमो लेक्चर्स खत्म करेंगे तो जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो मेरे एप्लीकेशन में होंगी। लाइक आपको लेक्चर्स ज्वाइन मेरी एप्लीकेशन में ही करना होगा। ठीक है, और जो मेरी एप्लीकेशन होगी उसमें आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, आप लेक्चर के टाइम अपना माइक ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप पर्सनली आफ्टर लेक्चर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। देन ये मेरी सेकंड बैच है शल्य तंत्र की। जो मैंने फर्स्ट बैच ली थी उसके सभी जो लेक्चर्स मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड किए थे वो भी मैं आपको ये कोर्स परचेज करने पर अवेलेबल कराऊंगी, प्रोवाइड करूंगी। लाइक अभी मेरा पॉइंट चल रहा है लीवर, बट आपको पढ़ना है रेक्टम, रेक्टम वाला पॉइंट। ओके, हेमरॉइड्स, फिशर एटसेट्रा, तो वो आप प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग पे जाके देख सकते हो। हम टाइप सिलेबस के पॉइंट वाइज पॉइंट हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। बट आपको जल्दी कोई टेस्ट है, एग्जाम वगैरह है और उसके लिए रीड करना है तो आप वो सब कर सकते हैं। ठीक है, वो एक बेनिफिट है। बाकी आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स, दिस लेक्चर सीरीज, यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। ओके, आई विल आंसर व्हेनेवर आई एम फ्री। तो जो हमारा ओके, तो आज के हम वीडियो लेक्चर में, सॉरी, आज के हम शल्य तंत्र की लेक्चर सीरीज में सबसे पहला जो पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है शल्य तंत्र का पेपर 2 पार्ट बी। ओके, सबसे पहला हम डिसीज ऑफ लीवर का जो हिपेटिक एप्सिस वाला पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे। अगर आपको कोई नेटवर्क इशू का अगर प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अदरवाइज ये अच्छे से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आस्क्ड क्वेश्चंस है। लाइक जो भी डिसऑर्डर्स ऑफ लीवर पॉइंट है उसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे गए। जब कभी भी आप यूजी लेवल के लिए स्टडी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि जब कभी भी कोई पॉइंट रीड करने बैठो आपको उसके प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रीड करना એને કહી चाहिए। દીધું तो કે થઈ आइडिया જશે आएगा कि किस પણ तरह નવો के है ने एग्जाम में સવારથી મૂકતો 6 पूछा। વાગે ओके, तो इस तरह से गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी वालों को, ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ओके, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई पॉइंट रीड करना शुरू करो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखा कर। ठीक है, तो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के मेरे पास पेपर्स है, मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बाकी जो कोई अदर यूनिवर्सिटी से है वो खुद से ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है,
तो आज का हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले डिसीज ऑफ लीवर, जिसमें हमें इतने पॉइंट्स कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। यकृत विकृति के बारे में पढ़ेंगे, हिपेटिक एप्सिस के बारे में, न्यूप्लाजिया, पोर्टल हाइपरटेंशन, यकृत दल्योदर जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, और हिपेटोमेगाली जैसे पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे इस टॉपिक में। जो डेमो लेक्चर है हमारा, उसमें सबसे पहले हम लीवर एब्सेस पे जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें किसी भी ऑर्गन का एबनॉर्मलिटी स्टडी करना है, किसी डिसीज के बारे में स्टडी करना है किसी भी ऑर्गन का, तो उसके पहले हमें उस ऑर्गन का नॉर्मल कंडीशन कैसा होता है वो पता होना चाहिए। लाइक हम हिपेटिक एब्सेस पढ़ेंगे या पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ेंगे या फिर हिपेटोमेगाली पढ़ेंगे, उसके पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लीवर क्या है, उसका एनाटॉमी क्या है। वैसे तो आप एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में स्टडी करके आए हो, ओके। तो मैं बस इस लेक्चर में आपका जो एनाटॉमी का लिवर का एनाटॉमी है वो सुपरफिशियली हम रिवीजन करेंगे, देन हम हमारे पॉइंट जो कि लीवर एब्सेस है उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरफिशियली हम लीवर एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। So first of all, liver is a large solid gland situated in the right upper quadrant of the abdominal cavity. तो जो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उसमें जो राइट अपर क्वाड्रेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, वहां पर लीवर सिचुएटेड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल एंड परफॉर्म्स वेरियस अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं बहुत बड़ी ग्लैंड है और बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। लीवर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड द हेपर, और इसी वर्ड से हमने हिपेटिक एडजेक्टिव को लिया है, जिसे हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं टू मेनी स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड विद द ऑर्गन। नेक्स्ट बात आती है कि लिवर का लोकेशन क्या है। तो इस 9 रीजन में देखिए तो आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है लिवर। तो लिवर ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है वो पूरा कवर करता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द एपिगेस्ट्रियम, जो भी एपिगेस्ट्रियम रीजन है उसका भी काफी सारा पार्ट यहाँ तक आप देख रहे हो कि वो कवर कर रहा है। एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका जाता है। तो लिवर का लोकेशन 9 रीजन में देखे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पूरा कवर होता है, ज्यादातर एपिगैस्ट्रिक रीजन को कवर करता है, थोड़ा बहुत लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में भी वो जाता है। फिर बात आती है टेक्सचर एंड कलर की। तो इन द लिविंग सब्जेक्ट द लीवर इज रेडिश ब्राउन। जिंदा इंसान में रेडिश ब्राउन कलर का लीवर देखने को मिलता है। एंड सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, वेरी फ्राइबल। It weighs about 1600 gram in males and about 1300 grams in female. External features देखें तो the liver is wedge shape। याद रखना लीवर का शेप कैसा है, wedge shape है। It resembles a four-sided pyramid laid on one side. It has 5 surfaces. जो मेन चीजें हैं एनाटॉमी में पढ़ के आए, याद है, बट रिवीजन में फटाफट से देखते हैं। जिसको वेज शेप में कहते हैं। 5 सरफेसेस है, जैसे कि इंटीरियर, इसके पीछे पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर और राइट, ठीक है। देन वन प्रोमिनेंट बॉर्डर, द इंफीरियर बॉर्डर, जो इसकी इंफीरियर बॉर्डर है वो शार्प है एंटीरियर, और वहीं से वो एंटीरियर सरफेस को और उस इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करता है, ठीक है। तो लीवर में एक प्रोमिनेंट बॉर्डर देखने को मिलती है। लोब्स की बात करें तो लीवर इज डिवाइडेड इनटू दी 2 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब, बाय द अटैचमेंट ऑफ द फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। हमें पता है कि लीवर में 2 लोब्स होते हैं जो कि फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट से अटैच होते हैं, एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। ये एंटीरियर पार्ट होगा और ये सुपीरियरली क्या हो गया, ये जो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है उससे दोनों लोब्स डिवाइड होते हैं। जो राइट लोब है लीवर का वो बड़ा पार्ट है, ओके। द राइट लोब इज मच लार्जर देन द लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये राइट, ओके। एंड फॉर्म्स 5/6 ऑफ द लीवर। 5/6 पार्ट ऑफ द लीवर सिर्फ राइट लोब ही कवर करता है। It contributes to all the 5 surfaces of the liver and presents the caudate and quadrate lobes. Caudate lobe कहाँ होता है? Caudate lobe कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लीवर के पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर पे नहीं।
ठीक है। तो कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेंट लोब, ठीक है, ये दोनों हमें पोस्टीरियर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अबव इट इज कंटिन्यूज विद द सुपीरियर सरफेस। फिर बात आती है पोर्टा हिपेटाइटिस, ये जो येलो कलर में कवर्ड हुआ दिखता है वो, ठीक है, क्या है, पोर्टा हिपेटिस कहते हैं इसको। पोर्टा हिपेटिस is a deep transverse fissure about 5 centimeter long situated on the inferior surface. ओके, तो पोर्टा हिपेटिस एक स्ट्रक्चर है लीवर का, इंपॉर्टेंट है, जो कि लीवर के इंफीरियर सरफेस पे है। कौन से लोब में, राइट लोब में। It lies between the caudate lobe above and quadrate lobe below and in front. The portal veins and the hepatic arteries and the hepatic plexus of nerves enter the liver through this porta hepatis. जो भी arteries है, veins है, nerves है, वो सब कुछ liver में enter इसी जगह से होता है, इसलिए ये porta hepatis important structure है। Okay. Next is relation, peritoneal relations वगैरह क्या है, ठीक है। विसरल रिलेशन क्या है, पोस्टीरियर सरफेस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि इट्स मिडल पार्ट, जो पोस्टीरियर सरफेस है लीवर का, उसका जो मिडल पार्ट है वो एक डीप कॉन्केविटी शो करता है फॉर द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर एक बेयर एरिया देखने को मिलता है जो कि इधर है, ठीक है, ये बेयर एरिया। ये जो बेयर एरिया है वो रिलेटेड है टू द डायफ्राम। द ग्रुप ऑफ द इंफीरियर वेना केवा lodges the upper part of the vessels and its floor is pierced by the hepatic veins. Blood supply, तो liver receives 20% of its blood supply through the hepatic artery. ये पॉइंट आप खास याद रखना, लीवर का ब्लड सप्लाई कि उसमें जो 20% ब्लड सप्लाई है वो हिपेटिक आर्टरी से आता है एंड 80% थ्रू दी पोर्टल वे, ठीक है। देन वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, ज्यादा हम नहीं जाते डीप में। नेक्स्ट हम आ जाते अपने सिलेबस के पॉइंट के ऊपर, जो कि है लिवर एप्सिस। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन वगैरह, कोई इशू होता आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना। सो लीवर एप्सिस, हिपेटिक एप्सिस से भी जान सकते हो आप। So, a liver abscess is defined as a pus-filled mass in the liver that can develop from injury to the liver or an intra-abdominal infection disseminated from the portal circulation. तो सबसे पहली बात आती है कि लिवर एब्सेस क्या है। लिवर एब्सेस माने कि पस-फिल्ड मास, जो कि हमें लिवर में देखने को मिलता है, ये कैसे डेवलप होता है, कोई इंजरी लगने की वजह से या फिर इंट्रा एब्डोमिनल कोई इंफेक्शन लगा है और वो इंफेक्शन लीवर में स्प्रेड हो रहा है थ्रू दी पोर्टल सर्कुलेशन, तो ये लिवर एब्सेस डेवलप हो सकता है। आगे हम लिवर एब्सेस के टाइप्स देखेंगे और पर्टिकुलर उसके भी कॉजेस देखेंगे आप, जिससे कि आपका आइडिया और क्लियर होगा, विजन और क्लियर होगा। ओके, ये पॉइंट एक्चुअली नीचे लिखना था, ऊपर आ गया, पहले हम इस पॉइंट्स को कवर करते हैं, देन ये पढ़ेंगे। सो मेनली टू टाइप्स ऑफ हिपेटिक एब्सेस आर सी। जो हिपेटिक एब्सेस है वो हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला आता है पायोजेनिक लिवर एब्सेस, जो कि पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से डेवलप होता है। दूसरा हिपेटिक एब्सेस का टाइप है एमोइबिक लिवर एब्सेस, जो कि एंटामोइबा हिस्टोलाइटा की वजह से डेवलप होता है। So, mainly two types of hepatic abscess are seen. By pyogenic organism causes the pyogenic liver abscess. By entamoeba histolytica causes the amoebic liver abscess. तो उसमें जो ये pyogenic liver abscess है, वो हमें solitary, multilocular एंड मल्टीपल देखने को मिल सकता है, यानी कि लीवर में बहुत सारी जगह पे मल्टीपल देखने को मिल सकता है। सिंगल एंड मल्टीपल एब्सेस अकर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल एब्सेस ही पायोजेनिक में डेवलप होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनमें सिंगल डेवलप होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा, बट सिंगल फॉर्म होने का और मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है। सिंगल एब्सेस इज यूजुअली फाउंड इन द राइट, मोस्टली अगर सिंगल एब्सेस फॉर्म हुआ है तो वो जो राइट लोब है उसमें ज्यादातर फाउंड होता है। ओके, ये नॉर्मल लीवर का इमेज है और ये एब्सेस कंडीशन वाले लीवर का इमेज है। कुछ इस तरह से कंडीशन लीवर की हो जाती है, लीवर को कट करके अंदर का इमेज शो किया गया है। तो जैसे कि हमने देखा था लीवर एब्सेस के दो टाइप्स है, पायोजेनिक, एमोइबिक।
आज हम कवर करेंगे पायोजेनिक लीवर एब्सेस। देखो ये जो लीवर एब्सेस का टॉपिक है बहुत बड़ा है, सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस कैसे फॉर्म होता है, इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में पायोजेनिक लीवर एब्सेस में रिजल्ट फ्रॉम वाया पोर्टल वेन एज अकर्स इन appendicitis और diverticulitis। ठीक है, तो ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस पोर्टल वेन के थ्रू वो जो इन्फेक्शन लगा हो, लाइक अपेंडिसाइटिस, आइटिस माने इन्फेक्शन, ओके, तो इन्फ्लेमेशन। सो अगर अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस हुआ है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह अगर पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में स्प्रेड हो रहा है, तो इस वजह से भी पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। Where the biliary tree, ascending biliary infection is like cholangitis। cholangitis का इन्फेक्शन अगर स्प्रेड होके लिवर में जा रहा है थ्रू दी biliary tree, तो भी पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, जैसे कि कोई बॉडी में जनरलाइज्ड कहीं भी सेप्टिसेमिया और सेप्सिस अकर हुआ है, तो इस जनरलाइज सेप्टिसेमिया अगर स्प्रेड हो रहा है थ्रू दी हिपेटिक आर्टरी, तो ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। वाया डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन इन द नेबरहुड, लाइक लीवर के नेबरहुड में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि कोलेसिस्टाइटिस होना या सब हिपेटिक एब्सेस होना ना, लीवर के नीचे एब्सेस होना, वो इन्फेक्शन भी डायरेक्टली लीवर को लगने पर भी लीवर एब्सेस डेवलप हो सकता है। तो ये सब रीजंस है कि जिनकी वजह से पायोजेनिक वाला लीवर एब्सेस डेवलप होता है। मोस्ट कॉमनली जो पैथोजन है लिवर एब्सेस के लिए डिस्कवर्ड हुआ वो है Escherichia E. And this organism is mostly found in abscess caused by ascending biliary tract infection and infection along with the portal venous route। और जो भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है, अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ है उसका स्प्रेड की वजह से लीवर में एब्सेस डेवलप हुआ है, तो उसमें मोस्टली कॉमन ऑर्गेनिज्म में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो ऑर्गेनिज्म कॉमनली देखने को मिलते हैं। Then nowadays, the most frequent cause has been a cholangitis secondary to biliary calculi या फिर some obstruction to the of the common bile duct। cholangitis की वजह से या फिर common bile duct में obstruction होने की वजह से भी mostly nowadays frequently abscess formation देखने को मिलता है, या फिर generalized कोई septicemia हो गया किसी पेशेंट को, तो उसकी वजह से लिवर एब्सेस फॉर्म होने के चांसेस नाउअडेज ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमने पायोजेनिक लिवर एब्सेस में देखा कि किन किन रीजन की वजह से पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। 5 रीजन है, अभी इसको याद रखना है यूजी एग्जाम के लिए, तो पूरे सेंटेंस याद रखने जाओगे तो गलती कर बैठोगे। तो जो मेन पॉइंट होता है किसी भी सेंटेंस का उसको याद कर लोगे तो सेंटेंस तो आप खुद ही बना लोगे, है ना। जैसे कि याद कर लो कि पायोजेनिक लिवर एब्सेस रिजल्ट हो सकता है इन बॉडी थ्रू दी पोर्टल वेन, सिर्फ याद रखो पोर्टल वेन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। दूसरा याद रखो बिलियरी ट्री के थ्रू हो सकता है, देन हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, या फिर कोई डायरेक्टली एक्सटेंशन लग गया इन्फेक्शन का, या फिर कोई हिपेटिक ट्रॉमा, है ना, किसी भी इंजरी की वजह से लीवर में कोई भी ट्रॉमा वगैरह हो गया, तो भी ये एब्सेस फॉर्म हो सकता है। पूरा सेंटेंस याद करने जाओगे तो शायद गलती कर बैठोगे, बट ये जो मेन की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, उसको याद करने जाओगे तो आप इजीली एटियोलॉजी याद रखोगे। ठीक है, फिर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में कि जब पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलता है फीवर, एंड फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन। फीवर इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चिल एंड स्वेटिंग। पेशेंट को फीवर तो आएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉमन सिम्टम है, बट फीवर के साथ साथ उस पेशेंट को चिलिंग एंड स्वेटिंग भी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज पेन। ओके, एब्सेस फॉर्म हुआ है, पेशेंट को पेन होगा। पेन इज द सेकंड सिम्टम एंड इज रेदर लेट इन अपीयरेंस। सेकंड सिम्टम है जो कॉमनली देखने को मिलता है एब्सेस में, बट ये लेट में अपीयरेंस होता है। कंटिन्यूअस पेन इन द राइट सबकोस्टल एरिया, ये उसका लोकेशन बता रहा है कि पेन हो रहा है, बट कौन से रीजन में हो रहा है,
तो जो भी लीवर कौन से साइड पे होता है, ऑब्वियसली राइट साइड पे होता है, तो पेन भी सभी राइट साइड के एरिया में होगा। देखो, राइट सब कोस्टल एरिया इन दी एपिगेस्ट्रियम, या फिर एपिगेस्ट्रियम में नोट होता है। ठीक है, पहला एरिया बताया राइट सब कोस्टल एरिया या फिर एपिगेस्ट्रियम। ये जो पेन हो रहा था राइट सब कोस्टल एरिया, ये रेडिएट हो सकता है टू दी राइट फ्लैंक, पार्श्व में। ठीक है, राइट साइड के फ्लैंक में भी ये पेन रेडिएट होता है। डायफ्राम में इरिटेशन होने की वजह से ये रेफरल पेन राइट शोल्डर में या फिर राइट साइड के नेक में भी देखने को मिलता है। तो जो भी राइट साइड में आएगा उन सब में ये पेन देखने को मिलता है। कौन कौन सी जगह पर, याद करो। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट सबकोस्टल एरिया या फिर एपिगेस्ट्रियम रीजन। रेडिएट होता है लीवर से वो राइट फ्लैंक रीजन में। डायफ्राम में इरिटेशन होने की वजह से वो रेफरल पेन जाता है राइट शोल्डर या फिर राइट साइड ऑफ द नेक। दो सिम्टम्स देखे, पहला देखा फीवर, दूसरा देखा पेन। जैसे कि पहले बताया था, पूरा सेंटेंस याद करने जाओगे तो कुछ गलती कर बैठोगे। मेन कीवर्ड याद रखो फीवर। याद रख लिया फीवर तो बाकी कहानी तो आप बना लोगे ना, कि फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चीज एंड स्वेटिंग। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख लोगे, बट याद मेन आना चाहिए फीवर। जैसे कि दूसरा वर्ड याद आना चाहिए पेन। पेन याद आ गया तो पेन से आपको ये याद आ जाएगा कि राइट साइड के रीजन में ज्यादातर ये पेन रेडिएट और रेफर हो रहा था। थर्ड कीवर्ड याद रखना है, नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया। ये तीन वर्ड याद रखना है। एंड दीज थ्री क्लिनिकल फीचर्स अकर विथ वेराइड फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी वेराई करती है। इट इज मोर कॉमन इन केस ऑफ लार्ज सिंगल एब्सिस। अगर किसी पेशेंट में एक बड़ा सा एब्सिस फॉर्म हुआ है तो उनमें ज्यादातर ये कॉमनली सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, लीवर अफेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली jaundice may appear through relatively uncommon. On palpation, liver enlargement has been noted in half the cases, and liver tenderness is also present in half of the cases. ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हमें याद रखने। फिर बात आती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। जब कभी भी लगे कि ये एप्सिस की कंडीशन में जा रहा है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे, जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशन करने पर हमें ल्यूकोसाइट्स यूजुअली प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। जो WBC होता है इन दिस कंडीशन 12,000 टू दी 18,000 के बीच में रेंज करता है। ब्लड कल्चर करता है तभी 1/3 ऑफ पेशेंट में वो पॉजिटिव आता है। हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया देखने को मिलेगा। एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलता है। बिलीरुबिन 90% केस में नॉर्मल होता है, कुछ ही 10% पेशेंट्स होते हैं जिनमें अबनॉर्मल हो सकता है, बाकी तो ये नॉर्मल होता है बिलीरुबिन। ठीक है, देन आता है रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से क्या पता चलेगा, तो चेस्ट एक्सरे रिवील करेगा एलिवेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द राइट क्यूपुला ऑफ द डायफ्राम। अल्ट्रासोनोग्राफी करने से हमारा विजन और क्लियर होगा, जैसे कि इकोग्राफी शुड बी डन एज द इनिशियल टेस्ट इन कंफ्यूजिंग केसेस फॉलोइंग बाय अदर इमेजिंग टेक्निक फॉर एक्यूरेट लोकलाइजेशन ऑफ द एब्सिस। हमें एब्सिस का एक्यूरेट लोकलाइजेशन, एक्यूट लोकेशन क्या है, कहाँ पर एब्सिस फॉर्म हुआ है, ये हमें इससे पता चलता है। अल्ट्रासोनोग्राफी नॉट ओनली डायग्नोसिस and indicates the position of the abscess. अल्ट्रासोनोग्राफी से हम सिर्फ डायग्नोसिस नहीं बल्कि एब्सिस का पोजीशन कहाँ है वो भी इंडिकेट करते हैं, but it also indicates the stage of resolution of the abscess with medical therapy. Last investigation करी जाते हैं वो है CT scan, and this is recommended to be the first method for detection of suspected hepatic abscess. तो कुछ इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते। 4 पॉइंट याद रखना है। पहला याद रखोगे ब्लड एग्जामिनेशन, दूसरा याद रखोगे रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन, तीसरा याद करोगे अल्ट्रासोनोग्राफी, एंड फोर्थ वन CT स्कैन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पायोजेनिक लीवर, चलो यहीं से करते हैं। लीवर एब्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन लिखोगे
कि लिवर एब्सेस का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स है, पायोजेनिक वाला कैसा होता है। पायोजेनिक को डिटेल में बताएंगे कि उसका एटियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ये जो लिवर एब्सेस फॉर्म हुआ है उसकी ट्रीटमेंट दो प्रिंसिपल लाइन से कर सकते हैं। पहला है एंटीबायोटिक दे सकते हैं, दूसरा है सर्जिकली ड्रेनेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी में एम्पिसिलिन या फिर पेनिसिलिन और क्लिंटामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। ये खास याद रखना फॉर योर नॉलेज क्लिनिकल। इफ अ सिंगल एब्सेस इज ड्रेन परक्यूटेनियसली और ओपन सर्जिकली, कोई एक सिंगल एब्सेस है, उस सिंगल एब्सेस को अगर परक्यूटेनियसली या फिर ओपन करके ही ड्रेन कर दिया गया है, तो वो ड्रेनेज करने के बाद जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो 4 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। जब किसी पेशेंट में मल्टीपल एब्सेस फॉर्म हुआ है और उसमें ड्रेनेज किया गया है, तो उसकी एंटीबायोटिक 6 से 8 हफ्तों तक चलनी चाहिए। And when multiple abscess could not be drained, antibiotic therapy should be continued for 8 to 12. सिंपल सी बात है, 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर सिंगल वाला एब्सेस है, ड्रेनेज हो गया, तो कितने हफ्ते? 4 से 8 हफ्ते। अगर मल्टीपल कंडीशन है, उसका भी ड्रेनेज हो गया, तो 6 से 8 हफ्ते एंटीबायोटिक्स चलेगा। तीसरा कंडीशन है मल्टीपल एब्सेस बट ड्रेनेज नहीं किया गया है, तो 8 से 12 हफ्तों तक एंटीबायोटिक्स चलेगी। ठीक है, इतना याद रखोगे। फिर आती है बात सर्जिकली ड्रेनेज करने की। तो दिस इज पर्टिकुलरली इंडिकेटेड फॉर सॉलिटरी एब्सेस एंड फॉर लार्ज मल्टीपल एब्सेसेस। कोई सॉलिटरी एब्सेस फॉर्म हुआ है या फिर लार्ज और मल्टीपल एब्सेस है, तो फिर सर्जिकल ड्रेनेज करने का ऑप्शन जाता है। The abscesses may be drained percutaneously under ultrasonography or CT control. जो भी एब्सेस फॉर्म हुआ है उसका हम जो ड्रेनेज करेंगे वो हम परक्यूटेनियसली ड्रेनेज करेंगे, बट अंडर दी अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी कंट्रोल। इस अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी कंट्रोल से देखते रहेंगे और परक्यूटेनियसली ड्रेनेज किया जाता है। देन इस परक्यूटेनियसली एब्सेस का ड्रेनेज करने के लिए रूट कौन सा है? So the route of surgical drainage depends on the position of the abscess. जो भी सर्जिकल ड्रेनेज हम करेंगे वो कौन से रूट से करेंगे, वो डिपेंड करता है कि एब्सेस का लोकेशन कहाँ पर है। इट मे बी ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस एब्डोमिनल। हम ड्रेनेज ट्रांसथोरेसिक भी कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरिटोनियल यानी कि जो ट्रांस एब्डोमिनल ड्रेनेज होता है उसके दो क्लियर एडवांटेजेस है। ट्रांस एब्डोमिनल ड्रेनेज करने के क्या एडवांटेजेस है? तो ट्रांस एब्डोमिनली ड्रेनेज करने से हमें क्लियर व्यू दिखता है लीवर का टू डिटेक्ट एनी अनसस्पेक्टेड एब्सेस। दूसरा, ये हमें एक्सेस देता है टू द बिलियरी ट्री और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू एक्सक्लूड एनी कॉज देयर। अगर बिलियरी ट्री में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कोई कॉज है तो उसको भी एक्सक्लूड करने का हमें एक्सेस मिलता है थ्रू दी ट्रांस एब्डोमिनल, अगर हमने सर्जिकल ड्रेनेज करने का ट्राई किया तो। डिसएडवांटेजेस भी है। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच इज दैट द एब्सेस सिचुएटेड इन द सुपीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, then this will be difficult to drainage. अगर एब्सेस ऊपर है सुपीरियर या फिर पीछे है पोस्टीरियर, तो हम ट्रांस एब्डोमिनली उसको ड्रेनेज करने में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर एब्सेस इंट्रोडक्शन, टाइप्स, पायोजेनिक का एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, देन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट पे दो तरह की ट्रीटमेंट करी जाती है, एक एंटीबायोटिक थेरेपी, दूसरे सर्जिकल ड्रेनेज। ये वाला पॉइंट खास याद रखना, अच्छे से मेंशन करना है अपने एग्जाम में, और सर्जिकल ड्रेनेज वाला ये अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर आपको जानना है कि सर्जिकल ड्रेनेज कैसे कैसे होता है वगैरह, तो इस तरह से आप यूट्यूब में कोई भी लेक्चर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो यूट्यूब में कोई भी लेक्चर सर्च वीडियो देखोगे, आप सर्च करोगे तो कैसे सर्जिकल ड्रेनेज होता है लीवर एब्सेस में, वो सब आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस का पॉइंट यहाँ पर कवर होता है। जो नेक्स्ट हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम एमोइबिक लिवर एब्सेस कंप्लीट करेंगे, साथ में 2 आयुर्वेदिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, यकृत विदृधि जो कि 5 मिनट का टॉपिक है, और यकृत दल्योदर को मैं संहिता से भी दिखाऊंगी कि कहाँ पर कैसे डिस्क्रिप्शन है, और मैं आपको नोट से भी बताऊंगी। ठीक है। जो भी मेरे लेक्चर में आयुर्वेदिक पॉइंट्स रहेंगे वो आयुर्वेदिक पॉइंट्स मैं संहिता में, लाइक हमारे शल्य के लिए मेन संहिता कौन से, सुश्रुत संहिता। तो लाइक विदृति अगर हम पढ़ेंगे पेपर 1 पार्ट बी में, तो विदृति शल्य सुश्रुत संहिता में कौन से स्थान में, कौन से अध्याय में, किस तरह से दिए, मैं स्कैन कर लूंगी अपनी पीडीएफ को और उन श्लोका को पहले संहिता से एक्सप्लेन करूंगी, देन मैं नोट से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको आइडिया आएगा कि हमें एग्जाम में कैसे नोट डाउन करना है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, और अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। ठीक है। संहिता जो भी सुश्रुत संहिता की है वो अंबिका दत्त शास्त्री वाली संहिता बहुत ही अच्छी है, तो आप वो चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ओके। मैं आपको अंबिका दत्त शास्त्री का ही जो आयुर्वेदिक पोर्शन लूंगी वो स्कैन करके यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो होगा वो संहिता की पीडीएफ, आप अपनी संहिता भी ओपन रख सकते हो। ओके। किसी को कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर कॉल करके पूछ सकता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much.